मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। इस गांव का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर उभर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ भी बारिश हुई थी, जिसने गांव के रास्तों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। शाम होते ही हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम चालू हो चुका है। शाम का समय था और कुछ गांव वाले गोपाल की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। चाय की गर्माहट और दोस्तों की गपशप ने बारिश के ठंडे माहौल को खुशनुमा बना दिया। सच कहूं यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और है। ऊपर से गोपाल की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। और जब दोस्त पास बैठे हों, बातें करते करते हंसी ठिठोली हो रही हो, तो लगता है जिंदगी का असली स्वाद यही है। बिल्कुल सही कहा सुधीर भाई। सच बोलूं तो दिल करता है कि आज की ये बरसाती रात यहीं गुजार दूं। बस हम सब बैठे रहें, बातें करते रहें और गोपाल की गर्म चाय के साथ इस ठंडी हवा का मजा लेते रहें। जिंदगी के ऐसे लम्हे रोज रोज कहाँ मिलते हैं। अरे भाई दिनेश, अगर पूरी रात चाय पीते रहे तो महीने की आधी तनख्वाह तो चाय वाले को दान में ही चली जाएगी। सब लोग जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और भी घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें मोटी हो गई। तभी दूर से रतन काका आते हुए दिखे, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अरे ओ रतन काका, इतनी तेज बारिश में कहां से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, नहीं तो इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक जरूरी काम से, पर काम तो हुआ ही नहीं और ऊपर से ये बारिश ने हाल और खराब कर दिए। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। हाँ रतन काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में आपकी कहानियां सुनने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूँ ना, वो महज कहानी नहीं, मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें अजनबी लगेगी। काका, मान लिया सब सच है, अब तो आ जाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जो कुछ समय पहले मेरी अपनी आंखों के सामने घटी थी। गोपाल, मेरे लिए ज़रा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं करीब 30 बरस का जवान था। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त अविनाश के घर भी चला जाऊं। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक एक इंसान तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी नज़र दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं भाई, रास्ता तो नहीं भटका, पर घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आगे की सड़क पर पानी इतना भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है और इस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का सोचकर ही डर लग रहा है। बारिश तो अब और तेज हो गई है। एक काम करते हैं, पास वाली पुरानी कुटिया में कुछ देर रुक जाते हैं। सुना है वहां कोई नहीं रहता। जब ये तूफानी बारिश थम जाएगी तब हम आगे निकलेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति को हाँ में हाँ मिला दी और उसके साथ पास वाली कुटिया पर ही चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? अरे मैं अभी अभी दफ्तर से लौट कर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा शक जागा। सारे दफ्तर तो शाम के 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और अब तो रात के 9 बज चुके थे। इस वक्त भला कोई दफ्तर खुला कैसे हो सकता है? खैर, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बेहद तेज बिजली कड़की, जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब सहन पैदा कर देने वाली आवाज़ सुनाई थी।
ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा हुआ था। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई थी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहाँ अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वही कहीं अंधेरे में खड़ी हो, रास्ता ना मिलने की वजह से घबराकर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। इसीलिए हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वे मुसीबत में हैं। अगर कोई सच में मुसीबत में होता तो क्या वो ऐसे हंसता और गाता? देखो, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रहना सही नहीं है। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है, क्या पता वे सच में मुसीबत में हो। हम दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ने लगे। वो हमें घने अंधेरे जंगल की तरफ खींचती चली। बारिश की छोटी छोटी बूंदें सुई की तरह हमारी त्वचा में चुभ रही है और ठंडी गीली हवा हर कदम के साथ डर बढ़ा रही है। हम दोनों उस अजीब आवाज का पीछा करते हुए घने सन्नाटे भरे जंगल में पहुंच गए थे। रात का अंधेरा हर चीज को निगल रहा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और उसकी झिलमिलाती रोशनी को देखने से एक औरत की अमर छाई। ये नज़ारा देखते मेरी रक्तक्खा हो गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। और तुमने वो परछाई देखी क्या? मुझे तो अभी उसकी झलक याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। सुनो, वो बच्चा फिर से जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज अब और पास लग रही है। शायद वो सच में बड़ी मुसीबत में है। चलो देर मत करो। अब मुझे उस अजनबी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। वो जैसे मुझे जबरदस्ती आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। तभी अचानक पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। एक विशाल पीपल का पेड़ तेजी से हमारे आगे गिर पड़ा। मेरी रूह कांपी और दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वही व्यक्ति बिल्कुल शांत और बिना किसी डर के पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। मनु उसे ये सब सामान्य ही लग रहा हो। अरे आओ ना भाई, वहीं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस पेड़ को पार करके यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है। हाँ चलो जल्दी आओ, वरना इतनी बारिश की रात और खामोश, कोई नहीं जाने वाला कि तुम कहाँ हो। मैं अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, हर आवाज पर अपनी सांसें रोककर। तभी अचानक कुछ याद आया और जैसे ही याद आई मैंने अपने कदम वहीं रोके। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका है। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर जमीन में जम गए, क्योंकि वो व्यक्ति सीधे मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। कुछ ही देर बाद आसमान में फिर से तेज बिजली कड़की और उसी झिलमिला की रोशनी में वो व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गया। उसकी शक्ल भयानक थी, आंखें लाल, दांत नुकीले और उसके चेहरे पर एक ऐसा डरावना था कि मेरी रूह कांप। वही आवाज जो इतनी देर से गूंज रही थी अब जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने एक एक करके हर प्रकार की डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दी। मैंने मौका देखा और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इतनी तेजी से भागा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तब तक भागता रहा जब तक वो भयानक जंगल पार ना हो गया हो। आसमान में बिजली कड़कती रही, बारिश मूसलाधार बरसती रही। थोड़ी दूर जाने पर मुझे मेरा दोस्त अविनाश आवाज लगाते हुए दिखा, पर मुझे लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूँ, तो मैंने अविनाश की ओर देखा और आवाज दी और फिर हम दोनों वहां से चल पड़े। अरे रतन, मेरे घर का रास्ता भूल गए थे क्या? कहाँ गए थे? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, इसीलिए तो मैं ढूंढने आ गया। पहले घर चलो प्लीज, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाद में सब बता दूंगा। अभी बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी। बारिश अब लगभग थम चुकी थी। आसमान में कारी घटाओं के बीच हल्की सी सफेदी झलक रही थी, जैसे तूफान के बाद की खामोशी उतर आई हो। गीली मिट्टी की खुशबू और पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज के बीच हम दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए अविनाश के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही मैंने बिना कुछ छुपाए उसे अपने साथ घटी हर एक घटना विस्तार से सुनाई।
मेरी बात खत्म होते ही अविनाश का चेहरा सफेद पड़ गया और वो कुछ देर तक चुपचाप घबराहट भरी आंखों से मुझे देखता रहा। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए थे? वहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अच्छा हुआ तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वो तुम्हें ले गया था उसमें पहले एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उस पर 5 लाख का कर्ज था जो उसके पिता के मरने के बाद उस पर आ गया था। कुछ लोगों ने कर्जदारों को उस आदमी का पता बता दिया। उन कर्जदारों ने एक अंधेरी रात को उस कुटिया में आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे जिंदा जलकर मर गए। जब वो आदमी अपने घर आया, अपने 2 बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसने उसी कुटिया में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से एक सब घटनाएं वहां घटती रहती हैं। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से आने जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उस रात का खौफ इतना गहरा था कि मैं पूरी रात नींद की एक झलक तक नहीं देख पाया। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, मैंने बिना देर किए अपना सामान समेटा और घर लौट आया। तब से मैंने कसम खा ली, उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी नहीं चुनूंगा। अब जब भी उससे मिलना होता है, मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ। शायद इसलिए कि उस रात की परछाई अब भी मेरे जहन में जिंदा है। लेकिन रतन काका, आपको उस पीपल के पेड़ के गिरने पर कौन सी बात याद आ गई कि आप आगे नहीं बढ़े? बुजुर्गों की माने तो अगर रात के सन्नाटे में तुम्हारे रास्ते में कोई पीपल का पेड़ गिरा मिले तो उसे लांघ कर आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल होती है। कहते हैं ये अशुभ संकेत होता है। ऐसे वक्त पर इंसान को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ के पार अक्सर कुछ ऐसा छुपा होता है जिससे लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।